हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 19th ऑफ अप्रैल 2023। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी इस क्लास को। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी क्लास का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक न्यूज़ बेस्ड क्लास रहेगी। हाफ ऑफ द डेज हम लोग क्वेश्चन बेस्ड क्लास करते हैं, बाकी हाफ डेज हम लोग न्यूज़ बेस्ड क्लास करते हैं। हम जो 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनकी मैं आपको हेडलाइंस बता देता हूँ। जैसे पहला टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो व्यूज जो है, ठीक है, वो एक्सप्रेस किए ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन इंडिया। आप लोगों को समझ में आना चाहिए जो रिसेंटली यूपी में हुआ, ठीक है, अब उसके बाद रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं। चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, एनजीओस की बात करें, तो हम थोड़ा सा ना ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्या होती हैं इसके बारे में समझेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। काफ़ी सारी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड न्यूज़ क्या है, ये इंडिया के लिए कंसर्न वाली चीज़ है, चाइनीज़ ड्यूअल यूज़ फैसिलिटी, ठीक है। और हम बिल्कुल बात करें, हमने पहले भी बात करी थी, जो कोको आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे अंडमान निकोबार के बिल्कुल ऊपर, म्यांमार की टेरिटरी में वो आइलैंड्स आते हैं, पर इंडिया के काफ़ी क्लोज है और वहाँ पर जो चाइनीज़ प्रेजेंस है वो हमारे लिए एक चिंता वाली बात है। थर्ड न्यूज़ है, इंडिया ने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14th ऑफ अप्रैल को। बहुत तरह के इवेंट्स रखे गए, काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। अंबेडकर सर्किट क्या है वो भी जान लेंगे। फोर्थ न्यूज़ है हीट वेव्स। तो रिसेंटली इंडिया की बहुत सारी स्टेट जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और काफ़ी सारी और स्टेट्स में अ, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। और हम महाराष्ट्र में जो रिसेंटली हुआ, जो एक बहुत ही एक बुरा इवेंट था, एक डेडली इवेंट था, उसमें लोगों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ हीट वेव, इसके बारे में भी बात करेंगे। आज की सुन जो हमारी लास्ट न्यूज़ होगी, तो एस जयशंकर रिसेंटली जो अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की विजिट पे गए थे, तो मोजाम्बिक में असल में उन्होंने एक ब्रिज को इनाग्रेट किया और एक ट्रेन के बारे में बहुत बात की जा रही है सोशल मीडिया पे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है। हम वो ट्रेन जो थी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि जिस ट्रेन में बैठकर एस जयशंकर ने एक डिस्टेंस कवर किया, उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन, ठीक है। ठीक है, सुन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज़ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किए अपने व्यूज ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन इंडिया, ठीक है। बिल्कुल ये यूपी वाला जो इनकाउंटर है उसी के बाद ये न्यूज़ बनी है, ठीक है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया दैट राइट टू लाइफ एज अ फंडामेंटल राइट इन दी कंट्री, ठीक है। असल में यहाँ पर उन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी कि जो राइट टू लाइफ है ना, ठीक है, ये आप किसी से छीन नहीं सकते। मतलब देखो, बात बड़ी सिंपल है कि अब यूपी में जो हुआ, ठीक है, वो चीज़ गलत चीज़ थी। मतलब कि जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस की कस्टडी में कुछ लोग हैं और कस्टडी के दौरान उनको कोई गोली मार जाता है, चाहे देखो वो लोग क्रिमिनल है, जो मर्जी है, पर ये एक तरह से उनके पास एक राइट था कि वो अपना केस जो है वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से उनको एक सज़ा मिलती है, चाहे उनको कोर्ट आगे जाके एक फांसी की सज़ा दे देता। पर जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, मतलब वो सारा जो जस्टिस सिस्टम है उसको बाईपास करके सीधे उनको गोली मार दी गई, ठीक है। अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि देखो इनकाउंटर था वो कहीं फेक ना हो गया हो, कुछ केसेस में बोलते हैं कि जो प्रिजन वॉर्स हैं वो फेक ना हो गया हो। देखो इस केस में भी क्या है, अब ये देखने की कोशिश की जा रही है कि वो जो दो शूटर्स आए, दोनों सॉरी तीन शूटर्स आए इन दो ब्रदर्स को मारने के लिए, उनकी रियल इंटेंशन क्या थी, क्या यहाँ पर कोई फाउल प्ले तो नहीं था, क्या यहाँ पर कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी। ये सब चीज़ों पे अब यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत तरह की इंक्वायरीज वगैरह जो है उनको शुरू किया जाएगा, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां इनकाउंटर्स हुए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, ठीक है। और इसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो पुलिस है उसकी जो पावर है और जिस तरह से पुलिस ऑपरेट करती है उसके ऊपर भी एक तरह से एक चिंता जाहिर करी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय द स्टेट और इट्स एजेंट विदाउट एनी जुडिशियल और लीगल प्रोसीडिंग। मतलब जैसे मान लो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ज़्यादातर पता है कैसे दिखती है कि चलो एक अपराधी पकड़ा गया, अब उसने जो क्राइम किए वो बहुत खराब थे, पर उसको ना सज़ा नहीं हो रही क्योंकि कोर्ट को टाइम लगता है। तो कई बार क्या होता है, एक इनकाउंटर में या किसी और रीज़न से, या ऐसा कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, बहुत बार ना वो जो क्रिमिनल है उसकी डेथ हो जाती है। फिर बाद में हमेशा ये क्वेश्चन उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने सोचा कि चलो हम अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसको ख़त्म करते हैं,
ट्रायल वगैरह तो पता नहीं कब होता। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार हमारी कंट्री में उठता रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो काफ़ी फॉर्म की हो सकती है, ठीक है। जैसे उसमें क्या हो सकता है कि एकदम से इंसान गायब हो गया, ठीक है, और बहुत आपने देखा ही है, जैसे कई बार होता है कि भागने की कोशिश करा था, हमको गोली चलानी पड़ गई, ठीक है। आपको हैदराबाद का केस याद हो, या फिर आपको ये जो यूपी में हुआ था जिसमें एक जो मतलब बहुत फेमस हो गया था कि जो गाड़ी थी वो पलट गई थी। ये सब जो चीज़ें ना, ये सब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर मैं ये नहीं बोलूँगा आ जाती हैं, मैं ये बोलूँगा कि कंसर्न उठने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या पुलिस ने सब कुछ ठीक से किया, क्या सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंगली हुआ, ठीक है। आई होप आप इस सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ पाए, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 20, मतलब एक तरह से राइट टू लाइफ तो सभी के पास है, ठीक है, आप किसी से वो छीन नहीं सकते। अगर इंसान क्रिमिनल भी है तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ जो है वो सबको देता है। और एक तरह से आप कह सकते हो सारा क्वेश्चन इस बारे में कि अगर किसी इंसान के पास राइट टू लाइफ है, चाहे वो एक क्रिमिनल भी है, फिर भी अगर उसको ऐसे मार दिया जाता है तो क्या इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लाइफ। तो ये पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ये देखा जाएगा कि क्या ये यूपी वाला जो केस हुआ उसमें यहाँ पर पुलिस ने सब कुछ अपने हिसाब से ठीक से किया, या फिर कुछ यहाँ पर एरर्स या कुछ गलतियां देखने को मिलेंगी, ये सब यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ना हमको पुलिस के जो राइट्स होते हैं, ठीक है, जो कई बार कहा जाता है कि इसको पुलिस मिसयूज करती है, इनके बारे में भी जानना चाहिए। तो पुलिस के पास क्या राइट होता है? द पुलिस कैन यूज फोर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लीगल फोर्स इन सेल्फ डिफेंस और टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। देखो अब पुलिस, कई बार आपने देखा होगा ऐसी न्यूज आती है कि ना क्रिमिनल्स ने भागने की कोशिश करी और उस दौरान वो मारे गए। अब उसमें क्या होता है, देखो अगर क्रिमिनल ने भागने की कोशिश करी है या गलती से उसके पास वेपन आ गया, अब वो पुलिस पे भी फायर कर सकता है। अब तो पुलिस के पास सेल्फ डिफेंस में फायर करने की पूरी पावर आ चुकी है, ठीक है। तो ये एक पुलिस की पावर है। एवरी पर्सन हैज ए राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर सेक्शन 96 ऑफ द आईपीसी। अगर एक पुलिस वाला कहे कि जो क्रिमिनल था उसके हाथ में बंदूक थी, मैंने गोली चला दी, तब उसके पास ये बिल्कुल एक राइट है सेल्फ डिफेंस का कि वो अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलाउज द पुलिस टू यूज फोर्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि पुलिस के राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो जब मैं ये सब चीज़ें पता है कहाँ पर काम आती है, जब कोर्ट में पहुंचता है ना केस और वहां पर आपको जस्टिफाई करनी होती है ऐसा वैसा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी, तब ये जो आप कह लो सारे पुलिस के राइट्स हैं, वेरियस सेक्शन है, तब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। अब बस एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है ना उसका नंबर क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर आप देखो, इंडिया हैज सीन अ 15% डिक्लाइन इन इनकाउंटर किलिंग केस रजिस्टर्ड इन द 6 ईयर्स बिटवीन 2016-17 से लेके 21-22 के, मतलब चीज़ें जो थी वो नीचे जा रही थी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से, मतलब पहले के 6 सालों में तो केसेस नीचे जा रहे थे एक्स्ट्रा जुडिशियल केसेस, पर पिछले 2 सालों में केसेस काफ़ी हद तक बढ़े हैं। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड 813 केसेस ऑफ इनकाउंटर किलिंग इन द लास्ट 6 ईयर्स। पिछले 6 सालों में 813 केसेस आए हैं इनकाउंटर किलिंग्स के। वही होता है कि एकदम से क्रिमिनल सामने आ गया तो गोली चलानी पड़ गई, या पुलिस पे फायर किया तो ये सब इनकाउंटर किलिंग्स में आ जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है रिकॉर्डेड द मोस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग केसेस एट 259, फिर यूपी और उसके बाद असम। तो ये वो स्टेट्स है हमारी कंट्री की जहां पर, अगर मतलब मैं देखो अभी भी बोलूंगा ये प्रॉब्लम कितनी है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, पर अगर ये प्रॉब्लम है तो किन स्टेट्स में आपको सबसे ज़्यादा सबसे कम देखने को मिलेगी, वो मैंने आपको यहाँ पर स्टेट्स बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चलते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ में। अगर आप इस मैप में देख पाओ तो ये जो अंडमान निकोबार है ना, जस्ट उसके आपको ऊपर यहाँ देखने को मिलेंगे कोको आइलैंड्स, जो वैसे इंडिया का पार्ट नहीं है, म्यांमार का पार्ट है। होना इंडिया का पार्ट चाहिए था पर चलो है नहीं है इंडिया का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ चाइनीज ड्यूअल यूज फैसिलिटी क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट इमेज ने दिखाया कि मिलिट्री फैसिलिटीज की कंस्ट्रक्शन की जा रही है कोको आइलैंड्स पे म्यांमार में, और रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर श्रीलंका में सेट किया जा रहा है। दोनों ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये म्यांमार में जो बनाया जा रहा है और जो श्रीलंका में मतलब ऑलमोस्ट बन चुका है, ये दोनों चीज़ें चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। चाइना की मिलिट्री इन दोनों चीज़ों को बना रही है, और इंडिया के लिए काफ़ी चिंता वाली बात है। आपने सुना होगा इनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, जगह जगह आप मतलब चाइना क्या कोशिश करता है, जगह जगह मिलिट्री स्टेशन बनाओ, ताकि मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके इंडिया को काफ़ी हद तक, मतलब ये एक इनकी थ्योरी है कि हम लोग काफ़ी हद तक इंडिया को पे प्रेशर बिल्ड कर देंगे, ठीक है। पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि कोशिश ये बिल्कुल करते हैं कि इंडिया के आसपास जितने ज़्यादा हम मिलिट्री स्टेशंस बिल्ड कर सकें, सैटेलाइट स्टेशन बिल्ड करते हैं, ये लोग बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो जो
कोको आइलैंड्स है ना म्यांमार के, वो बहुत क्लोज है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, और स्ट्रेटेजिकली वो एक ऐसे मतलब जगह पर है कि चाहे आप अंडमान निकोबार देख लो, चाहे आप मेनलैंड इंडिया देखो, दोनों तरफ कंसर्न बढ़ जाता है अगर इस कोको आइलैंड पे इंडिया का कोई एनिमी आके बैठ जाए, ठीक है। तो चाइना जो कि इंडिया को एनसर्कल, मैंने आपको बताया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, मतलब इंडिया के आसपास जगह जगह अपने वो मिलिट्री स्टेशन बनाते रहो, तो इंडियन ओशन में चाइना काफ़ी टाइम से करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भी चाइना की बुलाने की कोशिश करते हैं, और कह सकते हो कि जो कोको आइलैंड्स में चाइना कर रहा है वो भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंडर ही एक नया मिलिट्री स्टेशन है जिसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका में इनका एक स्पाई शिप भी आया था आज से कुछ महीने पहले, जितना मुझे याद है हम्बन टोटा पोर्ट में उसने डॉक किया था, और वो जो स्पाई शिप था उसमें बड़े बड़े सैटेलाइट से, देखो लिखा भी हुआ है, चाइनीज शिप वॉज सीन डॉकिंग एट हम्बन टोटा पोर्ट। ये भी एक बड़ा कंसर्न वाली चीज़ थी, उसमें बड़े बड़े सैटेलाइट्स लगे थे, रडार्स लगे थे, और इंडिया के लिए काफ़ी चिंता वाली बात थी। तो ये क्या करते हैं, हमारे आसपास ना किसी कंट्री में अपना एक मिलिट्री बेस बनाएंगे और फिर बाद में वहां से सर्वेलेंस करनी शुरू कर देंगे इंडिया के ऊपर। ये एक चिंता वाली बात है हमारी कंट्री की, ठीक है। ठीक है, और देख लेते हैं। तो ये जो ये लोग कोको आइलैंड्स में और श्रीलंका में बना रहे हैं ना सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटी, ये ड्यूअल यूज है, मतलब ये मिलिट्री के काम भी आएगी और सिविल के काम भी आएगी। ये इंडिया के लिए एक चिंता वाली बात है कि जब इनसे पूछो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये बोलते हैं हम तो सिविल यूज का सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाद में उसको मिलिट्री यूज में भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हमारे अगर आप देखो इस रीजन में हमारे लॉन्चेस भी होते हैं इसरो के, हम अपनी मिसाइल टेस्टिंग भी करते हैं, तो उसके ऊपर एक सीधा खतरा पड़ जाता है, ठीक है। ये इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि कोको आइलैंड्स में और श्रीलंका में चाइना जो भी करता है उससे इसरो के लॉन्चेस, डीआरडीओ के मिसाइल टेस्ट जो है उनके ऊपर एक कंसर्न आ जाता है, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है इसको मतलब सॉल्व करने के लिए, तो हमारी जो एक मतलब वैसे तो इंडिया बोलता नहीं इसको, पर इसको जो नाम दिया गया वो है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये क्या है, हम क्या करते हैं, हम भी यही चीज़ करते हैं कि हम लोग भी इस तरह से नेवल बेसिस को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे चाबहार पोर्ट ईरान में, सावांग पोर्ट इंडोनेशिया में, सितवे पोर्ट म्यांमार में, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में, और चेंगाई नेवल पोर्ट सिंगापुर में। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ चाइना को इनसर्कल करने को तो नहीं कोशिश करें, पर हम भी अपने जो नेवी के पोर्ट्स हैं या नेवी के बेसिस है वो इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक जो है उसको बुलाया जाता है दुनिया में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है। जो इंडिया अपने नेवल बेसिस को एक्सपैंड करे इसको बुलाया जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड, ठीक है। आई होप आप ये दोनों जो चीज़ें थी इसको समझ पाए। आई होप आप ये भी समझ पाए कि श्रीलंका में और कोको आइलैंड्स में जो चाइना की प्रेजेंस है वो क्यों इंडिया के लिए चिंता वाली बात, ठीक है। अब हम समझते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऑन 14th ऑफ अप्रैल 2023। तो इंडिया के एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट, रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन, जूरिस्ट, ठीक है, जन्म हुआ था इनका 14th ऑफ अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। इनके फादर का नाम था सूबेदार राम जी मौलवी सतपाल, ठीक है। ठीक है, इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री करी थी फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आगे की पढ़ाई करी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, ठीक है। 1924 इन्होंने स्टार्ट की एक एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ डिप्रेस क्लासेस इन 1927। उन्होंने स्टार्ट करी बख्शीत भारत न्यूज़पेपर, ताकि जो डिप्रेस क्लासेस हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से ना जो पिछड़ी हुई क्लासेस थी उससे उनसे उन क्लासेस के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है। उनके जो कंसर्न्स हैं उनको उभारने के लिए इन्होंने काफ़ी तरह के इनिशिएटिव्स चलाए। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी तीन, ठीक है, उन तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब बहुत कम लोग थे जो तीनों कॉन्फ्रेंसेज में थे, ठीक है। 1932 में अम्बेडकर जी ने साइन किया था पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी के साथ, विच अबैंडन द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टर्स फॉर डिप्रेस क्लासेस, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ मानी जाती थी उस टाइम के हिसाब से कि इन्होंने जो डिप्रेस क्लासेस थी उनके लिए करी। 1936 में इन्होंने फॉर्म की थी एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ताकि जो डिप्रेस क्लासेस जो उनके इंटरेस्ट है उनके ऊपर काम किया जा सके। 42 में डॉक्टर अम्बेडकर को अपॉइंट किया गया था टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज अ लेबर मेंबर एंड इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम बंगाल इन 1946। उसके बाद आपको पता है फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कहानी है उसके ऊपर इनको काफ़ी फोकस करना पड़ा। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी एंड रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में डॉक्टर अम्बेडकर बने मिनिस्टर ऑफ लॉ इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और इन्होंने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया था 51 में। तो डिफरेंसेस आ गए थे यहाँ पर हिंदू कोड बिल को लेकर। इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न दिया गया था 1990 में। तो आई होप इनकी लाइफ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी राइट फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ, और उसके अलावा इनको जो भारत रत्न वगैरह दिया गया, आई होप हमने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया।
और आई होप आपको ये चीज़ भी यहाँ पर समझ में लगी कि जो इनकी लाइफ में सबसे मेन इनका मोटिव था वो था इंडिया में जो डिप्रेस क्लासेस है उनको पुश करना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। जो हीट वेव्स इंडिया में देखी जा रही हैं, एकदम से जो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता है ना, वैसे ऑफिशियली हीट वेव तब तक अनाउंस नहीं की जा सकती जब तक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। मतलब जैसे मान लो एकदम से बहुत गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है, फिर भी ऑफिशियली हीट वेव नहीं बोल सकते क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे इंडिया में गर्मी एकदम से बढ़ी है, लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और बहुत सारी स्टेट जहाँ पर आपको एकदम से गर्मी जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ रही। ठीक है, तो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि बहुत सारी इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हीट वेव कंडीशंस बननी शुरू हो गई हैं। और उन्होंने देखो ये भी चीज़ बताई कि जो कंडीशन और कुछ दिनों तक चलेंगी, उसके बाद इसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैसे मिलता है कि ज़्यादातर क्या होता है, एकदम से गर्मी बहुत बढ़ती है और उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम का जैसे रेनफॉल देखने को मिलता है, हवा चलने लग जाती है, फिर आपको 1 या 2 दिन का रिलीफ मिलेगा, फिर गर्मी बढ़ेगी, वो फिर साइकिल चलेगा, फिर रिलीफ के लिए रेनफॉल है। तो इसी तरह से यहाँ पर टिल मॉनसून इसी तरह से एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया एमडी ने। उन्होंने और क्या प्रिडिक्ट किया कि पंजाब हरियाणा जो है वहाँ टेम्परेचर काफ़ी बढ़ेगा अगले कुछ दिनों में, पर उसके बाद वहाँ पर जैसे मे बी आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना शुरू कर भी दिया होगा कि जो वेदर है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा जो रेनफॉल है, ठीक है, मे बी अगले 2 या 3 दिनों में रेनफॉल देखने को मिले। तो एक साइकिल से ऐसे बन जाएगा, उस साइकिल में एक छोटा सा पार्ट रेनफॉल का होगा, जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा रेनफॉल के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ के फिर रेनफॉल आएगा, इस तरह से मानसून तक ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। ठीक है, महाराष्ट्र में तो चीज़ें एकदम से बहुत ज़्यादा खराब हुई। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी हो कि अब तो ये नंबर 11 से 13 हो चुका है, 13 लोग मर गए। एक सनस्ट्रोक, मतलब ऐसा था कि एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई महाराष्ट्र में। ये क्या था, नवी मुंबई जो है ना वहाँ पर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जो मतलब स्टेट के बहुत बड़े अवार्ड हैं, उनको होस्ट किया जा रहा था। 20 लाख से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया और उनके लिए ना शेड रखा गया, ना प्रॉपर पानी की फैसिलिटी थी। मतलब सोचो, लोगों को सीधे बस धूप में आपने बिठा दिया। उसकी वजह से सिचुएशन इतनी ख़राब होगी कि आप देख सकते हो 13 से ज़्यादा लोगों की तो डेथ होगी बिकॉज ऑफ दिस हीट स्ट्रोक, और बहुत सारे कई मतलब 150 लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब आप देखो, सीधे धूप के नीचे ये सब लोग खड़े हैं, यहाँ पर कोई उनको शेड नहीं दिया जा रहा, कोई कवर नहीं दिया जा रहा, कोई प्रॉपर पानी की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। जो तो यहाँ पर स्टेज वगैरह था जहाँ पर मतलब सीएम वगैरह वो सब थे, वो तो प्रॉपर शेडेड था, पर इन लोगों के लिए कोई भी शेड नहीं था। इस वजह से इतने सारे लोगों की यहाँ पर डेथ और बाकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो हमको देखने को मिली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कैसे जो हीट स्ट्रोक है, कैसे हीट वेव्स हैं, वो ह्यूमन लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ह्यूमन लाइफ को कैसे टारगेट करते हैं, इंसान के लिए कितना ज़्यादा ये सब खराब होता है। ठीक है, आगे चलते हम अपने आज की लास्ट न्यूज़ पे। एस जयशंकर रिसेंटली मोजाम्बिक की विजिट पे गए। उन्होंने वहाँ पर एक बुजी ब्रिज को इनाग्रेट किया, और उससे भी ज़्यादा न्यूज़ में आया कि जब उन्होंने एक ट्रेन में ट्रैवल किया जो मेड इन इंडिया ट्रेन थी। ठीक है, तो डॉक्टर एस जयशंकर इनाग्रेटेड दी बुजी ब्रिज वर्चुअली, तो वो गए नहीं, मतलब एग्जैक्टली उन्होंने वर्चुअली इनाग्रेट कर दिया। ठीक है, ये जो ब्रिज है ना, ये इंडिया के असिस्टेंस से बना है। असल में 132 किलोमीटर कुछ तीसा बूजी नोवा सुफाला रोड प्रोजेक्ट में एक ब्रिज था जिसको रिसेंटली इनाग्रेट किया। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया इंडिया के द्वारा, और ये हम जो मोजाम्बिक की एक तरह से जो भी आप बोलो फाइनेंशियल या सोशल हेल्प करने की कोशिश करें, उसी का ये पार्ट है। जो इंडियन हाई कमीशन है मोजाम्बिक में, आपको पता है कि जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट है वहाँ पर हाई कमीशन बोला जाता है, जो कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट नहीं है वहाँ बुलाया जाता है इंडियन एम्बेसी। तो मोजाम्बिक जो है वो कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट है, तो इंडियन हाई कमीशन। तो उन्होंने बताया कि जो ब्रिज है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी लोगों की मतलब हेल्प हो जाएगी, ट्रैवलिंग वगैरह में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, मोजाम्बिक की विजिट के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने वहाँ के जो वेरियस पॉलिटिशियंस थे उनके साथ मिलकर एक राइड भी करी एक ट्रेन पे। ये एक मेड इन इंडिया ट्रेन थी। सोचो, तो हुआ क्या था, मोजाम्बिक ने इंडिया से काफ़ी सारे जो ट्रेन के इंजन्स और ट्रेन के जो कोचेस थे वो मंगवाए थे। उस उनमें से एक ट्रेन थी जिसमें ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। अब मापूतो से मचावा, जो ये 2 जगहें थी, उनमें ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, और ये जो ट्रेन थी, इस ट्रेन को इंडिया में बनाया गया था। और जो रेल इंडिया टेक्नीशियंस थे, ठीक है, RITS जो थी कंपनी, उसके यहाँ पर वेरियस ऑफिशियल्स वगैरह भी प्रेजेंट थे विद एस जयशंकर। और काफ़ी बड़ी चीज़ है कि मेड इन इंडिया ट्रेन जो है वो इंडिया के बाहर जाके भी काम करी। आप एक पिक्चर भी देख सकते हो
तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक ट्रेन राइड ली ना, मेड इन इंडिया ट्रेन इन मोजाम्बिक, ठीक है। तो अफ्रीका की सोचो इतनी इंटीरियर में कंट्री में एक इंडियन मेड ट्रेन में उन्होंने एक मतलब ट्रेन राइड ली। ये काफ़ी सोशल मीडिया पे इसको प्रेज किया जा रहा था, काफ़ी इसको शेयर किया जा रहा था, तो सोचा मैंने इस पर भी एक आपको न्यूज़ ज़रूर बना दूँ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज़, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया जानने को सीखा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू सर।